अरावली पर्वत अगर अभी नहीं बचाए गए तो भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं आपके हिसाब से? अरावली जो है या जी। जो भी पर्वत है दुनिया जी। में कहीं भी हो, जी। ये सारे हमारे प्रोटेक्टर है। जैसे एक बिल्कुल। पेड़ होता है, अगर हाँ। पहाड़ है तो पेड़ है, पेड़ है। अगर पहाड़ ही नहीं होंगे तो पेड़ सारे खत्म हो जाएंगे। तो आदिवासी कल्चर जो है, हाँ। उन्होंने पहाड़ों को काफी संरक्षित करके रखा था। तो अरावली जो है वो आपकी नींव है, और आप ये देख रहे हैं कि आप नींव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नींव पे ही आप एक बुलडोजर चला रहे हैं। पहाड़, नदियाँ, जी सर। पेड़, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। बचपन से ही जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाद से ये जो एजुकेशन है वो उसके अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ तो केमिकल और प्लास्टिक हमने डाल दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की चौधरी और आज हम स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पर भुवनेश भाई का, जो कि राजस्थान में जंगलमैन के नाम से भी जाने जाते हैं और ये एक पर्यावरण संरक्षक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इनके जर्नी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। तो सर मुझे थोड़ा सा मियावाकी जंगल के बारे में कुछ बताइए ना आप। मियावाकी जो जंगल है, तो ये एक विधि है जो जापान के डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने बनाई थी, और उन्होंने पूरे विश्व के अलग अलग जंगल कैसे बनते हैं, किस तरह से निर्माण होते हैं, तो उनकी एक विधि तैयार की कि आपको अगर छोटे से जगह पर जंगल बनाना है तो आप किस तरह से उसे बनाएं। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी लोकल प्रजातियाँ कौन सी हो, आपका मिट्टी को आप कैसे बनाएंगे। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जो जंगल है वो आपके 2 से 3 साल में मिनी फॉरेस्ट तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी। और हालांकि इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नहीं लगाना चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। कंपनी जो है जिनका CSR फंड और जिनको पौधारोपण करना होता है, तो ये प्रेफर कर रहे हैं इस तरह की विधि से प्लांटेशन करना। अच्छा। हालांकि अगर आप नेटिव प्रजातियों पर, जो देशज प्रजाति है आपकी, उसके ऊपर स्टिक रहे तो काफ़ी अच्छा अनुभव हम लोगों का रहा है। हमने उदयपुर में 2020-21 में यहाँ पर उदयपुर में 8 जंगल लगाए थे। आज वो एक अच्छा सघन वन बन गया और काफ़ी पशु पक्षियों के लिए वो एक अच्छा सा सुरक्षित स्थान है। जी जी जी। अच्छा, तो सर लोकल लोग जो होते हैं वो अगर ये मियावाकी जंगल का बनाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि आप 1000 स्क्वायर फीट के आसपास, 1000 वर्ग फीट के आसपास की जमीन अगर आपके पास है तो भी आप एक छोटा सा मियावाकी जंगल लगा सकते हैं। अच्छा। आप ये मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा पशु पक्षियों के लिए एक कुनबा तैयार कर लिया आपके जगह पर। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि अगर आपने वो डेंसिटी में पौधे लगाए, जैसे आपका 1000 वर्ग फीट के आसपास की जो जगह है उसमें लगभग 300-350 पौधे हम लोग लगाते हैं। उसमें झाड़ीनुमा पौधे भी हो गए और बड़े महुआ, बहेड़ा, इस तरह के पेड़ भी आ गए। जो 500 साल उनकी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। तो अगर कोई लगाना चाहे तो आप, सिंपल सा तरीका है इसमें कि आप आपके लोकल प्रजातियां की लिस्ट बनाएं। जरूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोकल प्रजातियों की लिस्ट बनाकर उसको आप, आपकी जमीन जो है उसका नपाई कर ले कि आपको कितने एरिया में लगानी है। उसके हिसाब से आपने उनका पौधों का जो हाइट है उसके हिसाब से आपने वहाँ प्लांटेशन कर दिया। और 2 साल ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल 2 गर्मी आपको पानी उसको पिलाना ही है ताकि वो पनप पाए वापस से। जी। चलो। तो सर आज पर्यावरण संरक्षण आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, पर्यावरण का जो अगर डेफिनेशन पे भी हम बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा ये है कि आपके आसपास का आवरण, जो भी आपके आसपास चीजें हो रही है, आपकी शुद्ध हवा है, पशु पक्षी है, तो इसको संरक्षण नहीं दिया तो फिर आपकी जिंदगी पूरी ढर्रा ही खत्म हो गया आपका। सिंपल सी बात है। तो अगर पर्यावरण सही है तो आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका दिमागी स्तर जो होगा बहुत अच्छा होगा, और आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर पाएंगे इस पृथ्वी पर जो आपको मिला है। तो पर्यावरण संरक्षण अगर हमने नहीं किया तो हम आगे वाली पीढ़ी को या तो क्या दे पाएंगे, और खुद के ऊपर भी हम कुल्हाड़ी चला ही रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण करना। और ये तो बचपन से लेकर बुजुर्ग सबका अपना एक योगदान इसमें होना ही चाहिए। जी सर। तो सर आपने पहली बार पेड़ कब और कहाँ लगाया था वैसे? जी, 2013 की बात है। जब मैं अपनी कॉलोनी में ही रहता था, कॉलोनी के जो साथी लोग हैं मेरे, तो हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया 10 मार्च 2013 को हमने पहला पौधा लगाया था हमारी कॉलोनी में। और हमारी पॉकेट मनी से ही हमने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे किए और उनसे हमने पौधे लगाना शुरू किया। और कॉलोनी में लगभग 20 से 25 पेड़ हमने लगाए थे, आम, नीम, जामुन, और वो आज काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि हम
उन पौधों को एक नाम भी देते थे। जैसे आम का पौधा, तो उसका हमने पहला जो पौधा था उसका नाम हमने अस्तित्व रखा था कि ये हमारे अस्तित्व है, ये हमें हमारे प्रोटेक्टर है। हाँ। तो पेड़ अगर हमने बचाए तो हमारा अस्तित्व जिंदा रहेगा, उसी को देख के हमने उसका नाम अस्तित्व रखा। हाँ। और 2013 से फिर लगातार हम लोग हर रविवार को प्लांटेशन करते आ रहे थे 2022-23 तक। ऐसे रूटीन बनता गया। हाँ, हर संडे हम लोग करते थे। और ऐसा नहीं कि पौधा लगा के आप भूल गए या केवल तालियां बटोर कर आप निकल गए। उसके बाद 2 साल हम लोगों ने उन सारे पौधों की देखरेख की है जो हमने पूरे 10 से 15 सालों में लगाए थे, और आज वो सारे बड़े वृक्ष बन चुके हैं। ये सर अधिकतर हम लोग देखते हैं कि लोग पेड़ तो लगा देते हैं पर उसकी देख रेख नहीं कर सकते जी। तो उसका कोई सॉल्यूशन है अलग से कुछ अपने पास? ये सर सॉल्यूशन इसी में आ गया कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। हाँ। तो अगर हमारी प्राथमिकता ही केवल फोटो तक है तो वो आप कुछ भी नहीं हो सकता उसका। और अगर हमारी प्राथमिकता है कि हमें 2 साल इन पौधों को बड़ा करना है और इनको पेड़ बनाना है, तो बजाय कि आप 1 लाख पेड़ लगाएं, उससे बढ़िया है कि आप 10,000 पौधे ही लगाएं और 10,000 को आप बड़ा करके रखें 2 साल में। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपको पर्यावरण संरक्षण और इस तरह की बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आम आदमी किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण कर सकता है सर? ये हमारे डेली की जो रूटीन है वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। हाँ। मैंने ये सीखा काफी अपने गुरुओं से। हाँ। कि बदलाव आपका खुद से शुरू होगा, उसके बाद आप आगे दुनिया में मैसेज आपका पहुंचाइए। तो उसमें ये हो गया कि आपने डेली आपकी जो लालसाएं हैं उस पर आप कैसे काबू कर सकते हैं। 2 चीजें होती है, जरूरत जी और अभिलाषा। अभिलाषा मतलब आपकी विश, बिल्कुल। और जरूरत मतलब आपकी नीड। तो अगर आपकी नीड पे आपने काम कर लिया, आपकी नीड फुलफिल हो रही है, इसका मतलब आपका पर्यावरण ऑटोमेटिक सही रहेगा। लेकिन हम जा रहे हैं अभिलाषाओं की तरफ कि मुझे 10 कारें मेरी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 2 पड़ी है लेकिन नहीं, मुझे फलाना उस गाड़ी के अंदर जाना है, आज इस पार्टी में जाना है। तो जैसे ये चीजें होगी ऑटोमेटिक पर्यावरण जो है हमारा वो दूषित होता रहेगा। तो ये करने के बाद आप आपके लोकल स्तर पर किस तरह से देशी जो प्रजातियां हैं उनका पौधा लगाएं, जल संरक्षण पर आप ध्यान दें, सोइल को आप बचाएं, अपने घर में लॉन जो है उसको आप वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं, बटरफ्लाइज के लिए आप गार्डन बना सकते हैं। तो काफी तरीके हैं जिससे एक आम आदमी योगदान दे सकता है जी। तो सर अभी अरावली का भी मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा। तो सर अगर अरावली पर्वत अगर अभी नहीं बचाए गए तो भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब अरावली जो है या जो भी पर्वत है दुनिया में कहीं भी हो, ये सारे हमारे प्रोटेक्टर है। जैसे एक पेड़ होता है, अगर पहाड़ है तो पेड़ है, अगर पहाड़ ही नहीं होंगे तो पेड़ सारे खत्म हो जाएंगे। और जितना भी आप जंगल देखेंगे वो अपना एक इतिहास लेके हजारों सालों में वो पनपे है, आग लगी है, सब हुआ है। और वो उन पहाड़ों की वजह से अपना वापस से खुद को पनपा पाते थे, क्योंकि पहाड़ों की तरफ हम इंसान कम से कम गए हैं। और जो आदिवासी कल्चर जो है उन्होंने पहाड़ों को काफी संरक्षित करके रखा था। तो अब हमारी दैनिक दिनचर्या है वो इस तरह की हो गई कि हमारे लिए अब ये सेव अरावली और ये सब बोलने की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये तो हमारे हर बच्चे को पता है कि पहाड़ क्यों जरूरी है। पहाड़ों से बादल आते हैं, बादल से वर्षा होती है। तो अगर हमने अरावली को कटवाने की कोशिश भी कर ली तो आप देखिए कि ये पूरा जो थार मरुस्थल है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। और लेक सिटी से जितना इतना टूरिज्म हम देख रहे हैं तो ये सारा धीरे धीरे वो पूरा रेगिस्तान में बदल जाएगा। पूरा अरावली जो है वो आपकी नींव है, और आप ये देख रहे हैं कि आप नींव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नींव पे ही आप एक बुलडोजर चला रहे हैं। तो वो नींव अगर खत्म हो गई तो आपने चाहे कितनी भी मंजिलें बना ली, वो सारी धराशायी होनी ही है। अच्छा, तो सर एक चीज़ ये है कि जल संरक्षण होता है, जल संरक्षण पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपन देखते हैं सर कि जो पानी है वो कहीं ना कहीं अरावली के माध्यम से इधर उधर जाता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए थोड़ा। जी, तो जल संरक्षण, अब आप देखिए 5 तत्व हमारे सारे पूर्वजों ने, हमारे पुराणों ने, हमारी चाहे किसी भी धर्म हो, सबने ये बोला कि प्रकृति का विनाश आपका स्वयं का विनाश है। जी बिल्कुल। अब जल, मिट्टी, वायु, ये सारी चीजें हमारी नींव है और इन्हीं को ही हम तोड़ना चाह रहे हैं सब कुछ। तो जल संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो ये बिस्लेरी की बोतल है आज जो हम 1 लीटर से काम चला रहे हैं वो फिर हमें और महंगी मिलती जाएगी, और धीरे धीरे वो जो पानी है दूषित होता जाएगा। क्योंकि आपके हर एक पौधे को आप बिस्लेरी का पानी नहीं पिला पाएंगे, और केमिकल हमने इतना मिला दिया, हमारी नदियों को इतना दूषित कर दिया कि हमें चारों तरफ ये नुकसान हमें देखने को मिलेगा ही सही। तो ये जो सारी चीजें हैं, पहाड़, नदियाँ, पेड़,
ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। कनेक्टेड एक को भी आपने अगर दूषित कर दिया, एक को भी आपने खत्म कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा वो जो चेन है वो पूरी पूरा असर सब पे टूट पड़ने जाएगी। वाला है। जी। अच्छा, तो सर ऐसी कोई आदत जो पर्यावरण को लेके आज ही हमें छोड़ देनी चाहिए? बहुत सारी आदतें हैं जी। पर सबसे पहला ये होगा कि हमें अगर अभिलाषों पे काम नहीं किया, हम लोगों ने हमारी ज़रूरतों की चीज़ों पे हमने काम नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होगा। तो सबसे पहले ही बचपन से ही जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाद से ये जो एजुकेशन है वो उसके अंदर जाना ज़रूरी है कि भाई आप अलसीगढ़ जो है हमारी बड़ी लेक है, उसके आसपास अगर आप बैठे हैं, चिप्स का पैकेट वहीं आप फेंक के नहीं आए, जो आप पत्तल दूने लेके जा रहे हैं प्लास्टिक के, हाँ। वो वहीं नहीं फेंके। नहीं तो ये मतलब शर्म की कितना- बात ये है कि ये हमें बोलना पड़ रहा है कि आप नहीं फेंके, जबकि ये तो हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हमने वो प्लास्टिक वहां फेंका तो कहीं ना कहीं वही प्लास्टिक हमारे अंदर जहर बन के फैलेगा। और इसी वजह से ये हार्ट डिसीज जो है, आपकी दूसरी जो दिक्कतें हैं वो सारी इसीलिए पैदा हो रही है, क्योंकि हाँ। चारों तरफ तो केमिकल और प्लास्टिक हमने डाल दिया। याद रखिए जी। तो सर आज के युवाओं को हम किस तरह से जागृत कर सकते हैं ये पर्यावरण को बचाने के लिए? सबसे पहले युवा जो है वो एक मजबूत स्तंभ है इस पूरे समाज के। जी। तो बुजुर्गों का जो अनुभव रहा है, बुजुर्गों से हमने सीखना होगा, और फिर युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इन पहाड़ और नदियों के संरक्षण के लिए काम करें, और किस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या को हम पर्यावरण के हिसाब से हम अपनी डालें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें दो गालियाँ कम से कम नहीं दे। क्योंकि अभी जब सर हम देखते हैं कि युवा जो होते हैं वो एक पेड़ लगाएंगे, फिर फोटो पोस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक काफ़ी लोगों को लगता है कि वो चीज़ वहीं तक सहमत होती है लोगों की सोशल मीडिया तक, कि भाई एक पेड़ लगा दिया उसके बाद लोग इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं अगर अभी हमारी इतनी जनसंख्या है, वो अगर सब मिलके अगर साल का एक पेड़ भी लगाता है तो उस पर सर असर पड़ता है इस चीज़ को लेके कुछ? काफ़ी असर पड़ता है। हाँ। और एटलीस्ट हमें हमारे जन्मदिन पर या हमारा जो भी खास स्पेशल दिन है जी। उसके अंदर एक पेड़ लगाकर उसे बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करके और उसे हमें फ्री करना चाहिए कि चलो अब ये पशु पक्षियों के लिए, ऐसा नहीं कि हम फिर बाद में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और फिर उसको वापस से ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर ये भी हमने कर लिया तो भी हम अपने आप में काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट योगदान दे सकते हैं। लेकिन वापस बात यहाँ आगे कि आप कितने लगा रहे हो और कितने कट रहे हैं, और वो जो कट रहे हैं वो किस वजह से कट रहे हैं। जो पहाड़ है, आज जितना भी हमारा यहाँ इंडस्ट्री है उदयपुर के आसपास, जो मार्बल का उद्योग है, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई की डिमांड है, इसीलिए वो सप्लाई को जो है वो बना के रख रहे हैं, और वो दिख रहा है। अगर आपकी लालसाएं खत्म हो गई या आपने मजबूती से उसको कम कर लिया, तो उद्योग ने, ऐसा कोई भी उद्योग नहीं होगा जो अपना कच्चा माल वहीं का भी पड़ा रखे 5 साल, वो कंटिन्यू सप्लाई चालू होगी उनकी। तो इस पे अगर हमने काम कर लिया तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी, वापस से सही हो जाएगी। और युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम यही होना चाहिए कि हम अब एटलीस्ट रुक जाएं, क्योंकि हमने कोरोना जैसा काल देख लिया जिसमें सब कुछ हमारा हमने खत्म होते हुए देखा, हमारे अपनों को खत्म होते हुए देखा, और हम बेबस थे, पैसा हम नहीं खा पा रहे थे, लेकिन हम वापस से इन 5 सालों में हमने क्या कर लिया वो हमें सोचना जरूरी है सर। जी। तो सर पेड़ लगाते वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या आती है? अब पेड़ लगाने के लिए आपको टेक्निकली आसपास की चीज़ें देखनी होती है। अच्छा। कि जिस जगह पर आप लगा रहे हैं आसपास कोई वायर वगैरह तो नहीं है, हाँ। इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह तो नहीं जा रहा है वहाँ पर, वो भी ध्यान रखना पड़ता या फिर भविष्य में वहाँ पर कोई बिल्डिंग तो नहीं आनी है। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें अगर आप पहले से ही देख लेंगे कि आसपास पानी का स्रोत है क्या, जो आप पानी पिलाएंगे, तो ये चीज़ें जब आपने देख ली, फिर आप जो भी लोकल अथॉरिटी है, चाहे आप पब्लिक पार्क पेड़ लगा रहे हैं कि पब्लिक स्पेस पे लगा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप वहाँ के जो इंचार्ज है उनसे एक बार आप डिस्कस कर लें कि यार ये हम लोग करना चाह रहे हैं, और यहाँ कोई भविष्य में बिल्डिंग वगैरह का काम तो नहीं होगा, ये पेड़ एटलीस्ट 50 साल तो जिंदा रहे। जी जी सर। तो ये हालांकि सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि पेड़ अगर आपने लगाया और वो 50 साल अगर जिंदा आपने रख लिया, मतलब आपने बहुत कुछ जिंदगी में कर लिया। तो ये चीज़ें जैसे आपने ओवरकम कर ली, उसके बाद फिर आप प्लांटेशन कीजिए। कोशिश यही हो कि आपकी देशज प्रजाति जो है अरावली के जो पर्वतों पर जो पेड़ लगे हुए हैं, उस तरह के पेड़ आप लगाएं, ताकि वापस से आप एक योगदान उसमें दे सके, बजाय कि आप कोई ऑर्नामेंटल लगाएं जो यहाँ का है ही नहीं, वो साउथ का है या कहीं बाहर का है। इससे बेटर आप आपका लोकल प्रजाति का पेड़ लगाएं। अच्छा, तो सर आपका क्या सपना है 5 से 10 साल के बाद में एनवायरनमेंट को लेके?
जी, सपना मेरा ये है कि एटलीस्ट मैं शुद्ध हवा अपनी ग्रहण करूं, जी। शुद्ध खाना मैं खुद का उगा सकूं, हाँ। और ऐसा जंगल अपना हो जहां पर कोई कोरोना जैसी विपदा वापस से आ जाए तो एटलीस्ट आप आपके दोस्तों के साथ, आपके साथियों के साथ वहां रह सके और हंसी खुशी के साथ आप जीवन बिता सके उस समय, बजाय कि आप डिप्रेस्ड होके और पल पल आप गिनते हुए कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। क्योंकि जब आप जंगलों के पास में रहते हैं ना, तो आप अपने आप को नेचर मान के चलिए कि आप नेचर का ही हिस्सा है, और जंगल आपका हमेशा पूरी जंगल जो है वो आपको हमेशा मजबूती से खड़ा रखता है, और ये मैंने महसूस किया अपनी पूरी जर्नी के अंदर। हाँ जी, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कोरोना में भी गाँव वाले बोलते हैं कि हम तो हमारे मतलब कोरोना को कुछ पालना नहीं, कि हम बड़ा अच्छे से रह रहे थे यहाँ पे जी। तो कहीं ना कहीं वो गांव का जो अटैचमेंट होता है सर, वो कहीं पर्यावरण को जो बोलते हैं शुद्ध ही माना जाता है अभी तक। जी। तो गांव जो है वो अपने आप में काफी जबरदस्त चीज है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गांव जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरे भारत की, और हम ग्रामीण देश है पूरा। तो सबसे महत्वपूर्ण वापस ये है, जब हम विकास और इस तरह की बातें करते हैं तो हमें इस पूरे सिस्टम को जो गड़बड़ी हमने की है, मुझे जो लगता है वो ये है कि हमने गांवों को सक्षम नहीं बनाया। इसी वजह से गांववासी जितने भी हैं वो एक छोटा सा इलाज भी करना होगा तो वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, छोटा सा उन्हें कुछ करना होगा, कोई काम होगा, पढ़ाई होगी तो भी वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और इस वजह से शहर जो है वो अपना दम घोटना चालू हो गया है शहरों का। और ये सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं अभी एक मित्र से बात कर रहा था, तो हम वो देश है जिन्होंने नदी, पहाड़ और झरनों को सबको पूजा है, और हमारे देवता उनको बनाए और हम उसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो एक मित्र है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है चंबल नदी के ऊपर। अच्छा। तो चंबल नदी का उन्होंने जिक्र किया था कि केवल एक ही शहर कोटा जो है वो उस नदी के किनारे बसा है, इस वजह से वो नदी जो है वो बची हुई है। नहीं तो जितनी भी नदी आप देखेंगे जो शहरों के पास है, चाहे आयड नदी को आप देख लें, हमने किस तरह से उसको हमने उसकी स्थिति कर दी है। आज इतना केमिकल हम उसमें डाल रहे हैं और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर दिल्ली आप देख लीजिए कि कितना हम प्रदूषण हमने वहाँ फैलाया है, और चारों तरफ से प्रेशर है, शहर दम घोट रहा है, लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहे। और कदम यही होगा कि आपको वापस से गाँवों की तरफ, आपकी मिट्टी की तरफ लौटना होगा और अपनी मिट्टी को मजबूत करना होगा ताकि वो आपको वापस से आसरा दे सके। जी सर, जी। एक सर, कब से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, आप आए हो पॉडकास्ट में, पूछ लेता हूँ सर को। जो किसान जो होते हैं सर, जो आत्महत्या करते हैं, अपन लोग देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं, रियल लाइफ में जो होता है वही, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर अभी तक कि भाई? जी, सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि ये सबसे बड़ी दुखद चीज़ है कि हमारे जो अन्नदाता है उनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से हो। वही ना। और उसी को मैं जोड़ते हुए आगे बताऊंगा कि हमें गाँवों को मजबूत करने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये हो गया कि आपकी जो खाद है, देशी खाद है, वो आप खुद आपके खेत में उगा पा रहे हैं। आपका जो जल है, जो वर्षा जल है, उसको आप आपकी मिट्टी में सूखा पा रहे हैं। और एक छोटा सा जंगल आप वहाँ पर खड़ा कर पा रहे हैं ताकि वो जो जंगल है आपकी पूरी खेती को सुदृढ़ कर पा रहा है। और हमने ये जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जी सर, उसको किसानी से हटा दिया। किसान सबसे पहले ये सोचता है कि बारिश का पानी आएगा, उसको मैं एग्जिट कैसे करूँ मेरी ज़मीन से। सबसे पहले अगर कोई साइड में पेड़ लगे हैं, वो ये सोचता है कि यार इन पेड़ों को मैं अब छांग कर कितना बिक जाएगा उतना देखता हूँ। तो जब हम इकोनॉमिकल बात कर देते हैं जी, पैसों में चीज़ें तोलना चालू कर देते हैं, और उसी से ही आपकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। और किसानों की जो आत्महत्या, उसके पीछे बहुत सारे कारण मैं मानता हूँ। हमारी सबसे पहला कि हमने जो सिस्टम का निर्माण किया है इस पूरे विश्व को चलाने के लिए, सबसे पहला ही वो नींव हमारी मजबूत हमने नहीं बना रखी। और नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो ये किसान हो गए, विद्यार्थी हो गए, युवा जो है चोरी चकारी में जो आज पढ़ रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम जो है वो अभी डर रहा खत्म होने की कगार पर है जी। और किसानों को अगर हमें मजबूत करना होगा तो हमें वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ उनको लेके जाना होगा। और इसके अलग अलग तरीके हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री आप लगा सकते हैं, मोरिंगा की फार्मिंग आप आपके खेतों में चारों तरफ कर सकते हैं। मोरिंगा का पाउडर से लेके सब कुछ काफी उपजाऊ होता है। तो आपके खेत में बीच में फसल आपकी अच्छे से चल रही है, लेकिन साथ में आपके इस तरह के इनकम वाले पेड़ भी लगे हुए हैं जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और आपकी इकोनॉमिकल जो वेल्थ है उसको भी सुदृढ़ करेंगे। और जैसे ही किसान के पास 2 पैसा आता है तो वो कहीं पार्टियों में नहीं लगाता, वो अपने घर के जो बच्चे हैं, अपनी
घर में जो चीज़ें हैं, पशु है, उनको वापस से उनकी बीमारियों में, उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और स्वास्थ्य पे वो लगाना शुरू करता है। तो सबसे मजबूत चीज़ ये है कि आज 60 से 70% ग्रामीण परिवेश में किसान रह रहे हैं। अगर हमने उनको सही मजबूत वापस से कर दिया तो हमें ऑटोमेटिक से मजबूती मिलेगी, हमारे सिस्टम को मजबूती मिलेगी। जी सर। हाँ, तो इन लोगों के बारे में सर सोचना ही चाहिए, सरकार को भी हुआ या किसी को भी, कि जो पूरा देश में जो खेती करते हैं या भी मजदूर भी हुए कहीं न कहीं जाके, तो इनके बारे में सोचना चाहिए सबको। एक सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किसी पेड़ को लगाते हो तो वो जब बड़ा होता है आप उनको देखते हो तो आपको कैसा लगता है? ये तो सर जिन्होंने लगाया हुआ है वही सबसे मजबूती से फील कर पाते हैं। आप भी सर करते हो? हाँ जी, तो मतलब ये कोई शब्द नहीं है कि आप उन पेड़ों की छाव में बैठे हो जो आपने लगाए थे जी। और वहाँ पशु पक्षी जब आप देखते हो कि पक्षी आके वहाँ बैठ रहा है, अपना घोंसला बना रहा है, इससे बड़ा अचीवमेंट आपको जिंदगी में कभी नहीं लगता। हाँ। और काफ़ी सारी रिसर्च भी, अगर आप वैज्ञानिक स्तर पर भी जाएं तो काफ़ी सारी रिसर्च है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपने आपके लगाए हुए पेड़ को लगातार आपने पनपाया है उसे और फिर आप उसके पास बैठे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपने आपका एक पार्टनर साथ में बिल्ड किया है और उसे सब पता होता है उस पेड़ को कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक काफ़ी अच्छा इंसिडेंट और मैं बताऊंगा। काफ़ी महापुरुष है जिनका अभी देहांत हुआ था थोड़े टाइम पहले। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी बरगद के पेड़ लगाए थे। कर्नाटका की वो रहने वाली थी महिला और बुजुर्ग महिला थे। वो उनका इतना ज़बरदस्त नॉलेज था पेड़ों को लेकर कि वो पूरे जंगल में कौन मदर ट्री है उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। और उस जंगल में कब आग लगी थी, कब कोई विपदा आई थी, कब बाढ़ आई थी, वो सब उस मदर ट्री के पास स्टोरेज होती है वो सारा डेटा। तो ये जब उनको हमने पढ़ा, उनके बारे में हमने जाना, तो हमें काफ़ी कुछ ज़बरदस्त चीज़ें लगी उनके बारे में। जी। अच्छा, तो सर आपको लगता है कि पेड़ लगाना एक सेवा और एक जिम्मेदारी भी होती है? पेड़ या तो आप काटना बंद कर दें, पेड़ अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे और पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो दिक्कत हमने ये पैदा कर दी कि हमने काटने की गति बढ़ा दी, लगाने की गति काफी कम है और लगा रहे हैं, उसके बाद फिर उसको 2 साल हम मेहनत करके बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने पेड़ लगा लिया तो एक वृक्ष 100 पुत्र महान, ये बहुत बड़ा एक कहावत भी है हमारे इसमें, और बचपन में भी मैंने काफी सुना था। तो आप सोचिए कि एक वृक्ष को 100 पुत्रों के महान 100 संतानों के समक्ष रखा गया है। तो आप खुद देख लीजिए कि पेड़ अपने आप में कितनी चीजें आपकी जिंदगी में लाता है और आपके पर्यावरण को बेहतर करता है। जी ठीक है। तो सर काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे मिलके और आपसे जो बातें की उससे हमें भी कुछ सीख मिली है। तो सर आपको कैसा लगा पॉडकास्ट पर आकर? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर और वापस से अपनी जर्नी को पूरा देखना कि 2013 से किस तरह पुकार ने इस तरह के काम किए हैं। जी सर। और ये चीज़ महसूस करनी वापस से, तो इन चीज़ों से ही हम लोग वो महसूस कर पाते हैं वापस, और हमारा जो संदेश है वो हम लोग जन जन तक पहुंचा पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का कि हमें आप लोगों ने ये मौका दिया। और जो भी अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो आप PUKARORG पुकार ORG इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको इस तरह के ठोस कदम उठाने हैं, आपको आपके गांव में, आपके खेत में, आपके शहर के पार्कों को अच्छा करना है हमारी मदद से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और पर्यावरण को आइए हम सब मिलकर वापस से सही करें। और जो हमने दिक्कतें पैदा की है उनको अब सही वक्त आ गया है, वापस से हम इसको सही करें पूरा। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।